नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी का। जी हाँ, तो बिहार एसएससी का इंटर लेवल का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज जो कि 2023 का है। जी हाँ, तो 2023 का है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर 12 तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके, जी हाँ, तो लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर एक वीडियो में जो है 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। उसको क्या करते हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ आंसर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, तो जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और आज का जो सेट होने वाला है वो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 13 होने वाला। क्या होने वाला है? टेस्ट सीरीज नंबर 13 होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है, चुनाव के दौरान, जी हाँ, तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श चरण संहिता है। तो आदर्श चरण संहिता जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट सारे आचरण संहिता है, उनको क्या करना होता है? पालन करना होता है। क्या करना होता है? पालन करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाभियोग जो है जो संसद द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? संसद के द्वारा जो है वो चलाई जाती है। क्या की जाती है? जाती है। अब महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा, जहाँ तो किसी भी सदन द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। जहाँ तो किसी भी सदन द्वारा जो है प्रस्तुत या पेश किया जा सकता है। इस सूचना को राष्ट्रपति 14 दिन, जी हाँ, तो 14 दिन के पूर्व में लौटाना होता है। क्या करना होता है? 14 दिन के पूर्व में प्राप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम से कम 1/4 सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं उनके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उस पे होना चाहिए, तभी जो है वो क्या होगा? आपका महाभियोग लगाया जाएगा। अगर महाभियोग की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगर आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में, किसमें? अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का क्या किया गया है? बयान किया गया है। यानी कि आपातकाल से संबंधी, राष्ट्रीय आपात से संबंधी जो अनुच्छेद है वो 352 हो जाता है। जी हाँ, तो 352 हो जाता है। अगर वित्तीय आपात की बात की जाए तो वित्तीय आपात, जी हाँ, तो वित्तीय आपात जो है 360 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में जो है ये वर्णित है। किस में वर्णित है? 360 में वर्णित है। और एक होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो किस में वर्णित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया है। किसमें वर्णित किया गया है? 356 में वर्णित किया गया है, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है और एक है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में जो है 11 है। कितने हैं? 11 था, अभी 10 कर दिया है। कितना कर दिया गया है? 10 कर दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री, जी हाँ, तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जी हाँ, तो पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान का पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? कब जो है पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो ये जो है आपके 2 अक्टूबर 1959, जी हाँ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है इन्होंने राजस्थान के नागौर जिला में, जी हाँ, तो नागौर जिले में जो है पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया है। क्या किया है? ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए, किसका? ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 40, जी हाँ, तो अनुच्छेद 40 में जो है इसके गठन का
क्या किया गया है, बयान दिया गया, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, 40 के अंतर्गत होता है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड कहाँ कहाँ है, तो आपको नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम, ये 3 जगह पे जो है नहीं है। क्या नहीं है। और साथ ही साथ जो है आपका जो राजधानी है दिल्ली, जी हाँ, तो दिल्ली में जो है ये आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो किसके खिलाफ जो है फैसला किया था, तो इसका राइट आंसर जो है रॉलेट एक्ट 1919। जी हाँ, तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत जो है गांधी जी ने सत्याग्रह करना का शुरू करने का फैसला किया था। अगर बात की जाए 1919 की, तो 1919 में जो है अप्रैल में, जी हाँ, तो अप्रैल में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और गोली चलाने वाला, जी हाँ, तो गोली चलवाने वाला जो आपका था वो कौन था, जनरल ओ डायर। कौन है, जर्नल, जी हाँ, तो जनरल ओ डायर था। कौन था, जनरल ओ डायर जो था उसमें गोली चलाने वाला था, और गोली चलवाने वाला था। और इसको जनरल ओ डायर को मारने वाला जो था ऊधम सिंह था। कौन था, ऊधम सिंह जो था वो जनरल ओ डायर को क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। क्या कर दिया था, गोली मार दिया था बाद में, जी हाँ, तो बाद में गोली मार दिया था। और ये जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? यानी कि किस युद्ध के दौरान जो है इसका युद्ध पूर्ण हुआ? तो ये जो है आपका क्या बोला जा रहा है, तो सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध 1970 के दौरान जो है 70 के द्वारा जो है जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था। जी हाँ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव हो पाया था। इटली, या तो इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इटली और जर्मनी, जहाँ तो इटली, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, इटली और जर्मनी पर जो प्रभाव था वो किसका था, ऑस्ट्रिया का था। किसका था, ऑस्ट्रिया का जो है प्रभाव था, ध्यान दीजिएगा। और अगर बात की जाए नेपोलियन का आक्रमण, जी हाँ, तो नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या हुई, एकीकरण की प्रवृत्ति जो है बढ़ गई। किसके फलस्वरूप, तो नेपोलियन, जी हाँ, तो नेपोलियन के आक्रमण के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, हिमाद्री नाम, जी हाँ, तो हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री नाम जो है आपको ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है, ग्रेटर हिमालय के लिए जो है वो क्या कहता है, हिमाद्री का प्रयोग किया जाता है। हिमालय की उत्पत्ति जो है टरसरी काल में हुई थी। कौन से काल में हुई थी, टरसरी काल में जो है वो हुई थी। क्या हुई थी, टरसरी काल में जो है आपको इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगर हिमालय के स्थान की बात की जाए तो ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व, यहाँ 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। जी हाँ, तो हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय जो है आपको नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत हो जाता है। इसके सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, एमटी एवरेस्ट। जी हाँ, तो एमटी एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, आपका सबसे ऊंची चोटी हो जाता है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 8848। जी हाँ, तो 8848 और कहीं कहीं जो है 8850 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपके मीटर में, किसमें है, मीटर में हो जाता है। जी हाँ, तो 8848 मीटर, जी हाँ, तो 8848 मीटर या फिर 8850 मीटर जो है आपका हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हिमालय की सबसे, भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 हो जाता है। क्या हो जाता है, K2 हो जाता है, जिसको काराकोरम कहा जाता है या फिर गॉडविन स्टीज भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कार्य जो है आरबीआई का नहीं है, तो रुपयों का, जी हाँ, तो रुपयों का मूल्य निर्धारण करना जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। इसके अलावा मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, करेंसी का मुद्रीकरण करना और व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम नगद अनुपात का रख रखाव करना, ये सारे के सारे जो हैं
आरबीआई का कार्य हो जाता है। जी हाँ, तो आरबीआई का सारे कार्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जी हाँ, तो भारत के लोकतंत्र के लिए कौन सा कार्य जो है एक चुनौती, तो इसका राइट आंसर जो है राजनीतिक। जी हाँ, तो राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी जो है चुनौती हो जाता है। अगर बात की जाए भारत जो है विश्व का, जी हाँ, तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यानी कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए भारत में 17वीं लोकसभा का गठन 2000, जी हाँ, तो 17वीं कौन सी 17वीं लोकसभा का गठन जो है आपको कब हुआ? 17वीं लोकसभा का गठन जो है वो 2000, जो तो 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ है। और लोकतंत्र को, जी हाँ, तो लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा और सदाचार बनाया जा सकता है। क्या कह सकता है? लोकतंत्र को बेहतर सदाचार और शिक्षा के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? जी हाँ, तो सबसे ऊंची पर्वत शिखर हो जाता है तो K2। जी हाँ, तो K2 जो हो जाता है जो कि सबसे ऊंची चोटी हो जाता है भारत का। ऑप्शन के अनुसार क्या? ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंची चोटी हो जाता है भारत का K2। जी हाँ, तो K2 जो कि पीओ के क्षेत्र में स्थित है। क्या है? पीओ के क्षेत्र में स्थित है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये स्थित हो जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। क्या है? 86,8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। और ये जो है कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में है। किसमें? कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में स्थित है। किसमें है? कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में स्थित हो जाता है। अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू जो है राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में अवस्थित है। अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है जिसे दिलवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दिलवाड़ा मंदिर यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। लेकिन अगर ऊंचा पर्वत शिखर बोलेगा तब हो जाएगा K2। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई हमने अभी अभी बताया 88-48 मीटर या फिर 88-50 कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। और ये जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? या तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जी तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। अगर इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। अगर बात की जाए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का विकास का जो लक्ष्य था 5.7% रहा था। कितना रहा था? 7% हो रहा था। लेकिन लक्ष्य रखा गया था 5.7, लेकिन एक्चुअली विकास जो है 3.3% ही हो पाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? जी हाँ, लेकिन अस्तर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है B.R. अम्बेडकर ने जो है इस वाक्य को कहा था। जी हाँ, B.R. अम्बेडकर ने जो है इस वाक्य को कहा था। और कब कहा था? तो ये जो है 14 अगस्त। जी हाँ, तो 14 अगस्त जो है जी हाँ, तो 14 अगस्त 1900, जी हाँ, तो 14 अगस्त 1931 ईस्वी में जो है इस वाक्य को कहा था। कब कहा था? 14 अगस्त 1931 ईस्वी में कहा था। अगर 1931 की बात की जाए तो इस समय जो है कांग्रेस के अधिवेशन, जी हाँ, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में जो है क्या हुआ था आपको? यह अधिवेशन यानी कि 1931 का अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि 1977 में चुनाव में जनता पार्टी का नारा था
तो जनता पार्टी का जो नारा था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लोकतंत्र बचाओ। जी हाँ, तो लोकतंत्र बचाओ जो है वो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा, जी हाँ, तो राज्यसभा का धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? जी हाँ, तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 14 दिनों तक। जी हाँ, तो 14 दिनों तक जो है वो क्या कर सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। अगर बात की जाए संविधान के अनुच्छेद, जी हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार, जी हाँ, तो 109 के 1 के अनुसार जो है धन विधेयक, जी हाँ, तो धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, तो पुनर्स्थापित जो है नहीं किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो है राज्यसभा 14 दिन का समय लेती है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है। अगर 14 दिन तक वापस नहीं भेजा जाता राज्यसभा से तो उसे पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, तो सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुषाणों के काल में। जी हाँ, तो कुषाणों के द्वारा, जी हाँ, तो कुषाणों के द्वारा जो है सुर्खी प्रारंभ हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है मथुरा में, जी हाँ, तो मथुरा में 5 स्तरों की खुदाई हुई थी। क्या हुई थी? मथुरा में जो है 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे और 5वें स्तर में सुर्खी का निर्माण का साक्ष्य मिलता है। जी हाँ, तो 5 स्तरों की खुदाई थी जिसमें तीसरे और 5वें स्तर में जो है सुर्खी का, किसका? सुर्खी का जो है वो साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरा स्तर में जो है समय दूसरी पूर्वी शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया था, यानी कि दूसरी शताब्दी के अंत तक निर्धारित की गई थी। और 5वें स्तर का काल जो है वो चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी तक माना गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? जी हाँ, तो कौन सा कार्यक्रम जो है एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो है स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। जी हाँ, तो शुरू किया गया था। इसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे शुरू किया गया था। क्या किया गया था? जन्म दिवस पे जो है शुरू किया गया था। और इसको शुरू जो है 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999, 1 अप्रैल 1999 में जो है इसे शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1993 में शुरू किया गया था। और अगर बात करें रोजगार आश्वासन योजना, एक है रोजगार, जी हाँ, तो रोजगार आश्वासन योजना जो है कब शुरू किया गया था? तो ये भी जो है 1993 में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है अनुसूचित जाति, जी हाँ, तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा की जो सीटें है वो 84 सीट जो है लोकसभा में क्या कर दिया गया? आरक्षित कर दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या? अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कितने सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीट हो जाता है। कितना सीट हो जाता है? 47 सीट हो जाता है। अगर कुल सीट की बात की जाए, जी हाँ, तो लोकसभा में कुल अधिकतम यानी कि अधिकतम सीटों की बात की जाए तो 552 है। कितना है? 552 है। लेकिन वर्तमान में जो है 543, कितने? 543 सीटों का यानी कि 543 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन हो पाता है, जो कि 543 सदस्य चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। जी हाँ, तो चुने जाते हैं। एंग्लो इंडिया कितना था? एंग्लो इंडिया जो था वो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसका? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 81 के द्वारा गठन इसका किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है भारत में कृषि जन्य पदार्थ, जी हाँ, तो कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो कृषि जन्य द्वारा दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड पदार्थ क्या है? तो एक मार्क हो जाता है। क्या होता है? एक मार्क जो है ये एक किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला जो है
के द्वारा दिया जाता है और ये जो है नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में जो है ये आपका प्रयोगशाला स्थित हो जाता है। और SIS जो है मार्क टिकाऊ वस्तुओं के लिए दिया जाता है। जहाँ तो ISI मार्क जो है वो टिकाऊ वस्तुओं के लिए दिया जाता है। हॉलमार्क या तो हॉलमार्क जो है आभूषणों पे या तो गहनों पे, जो भी सोने चांदी के गहने होते हैं उनके लिए जो है हॉलमार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से अगर बात की जाए तो मूल रूप से जो है वो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो 6 हो गया। कितने हो गया? वर्तमान में जो है 6 हो गया। संपत्ति के अधिकार को, जी हाँ, तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो क्या कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क में, जी हाँ, तो 300 के क में रख दिया गया है, जो कि वित्तीय अधिकार हो जाता है। कैसा अधिकार हो जाता है? वित्तीय अधिकार हो जाता है। जी हाँ, तो वित्तीय अधिकार हो जाता है। और कब हटाया गया? तो 1900, जी हाँ, तो 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने से पता चलता है कि दोनों में से कोई कथन सही नहीं, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबलिस के विचारों पर आधारित था। तो ये गलत है। महानोबलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ये भी आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार, या तो सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमानित प्रदान करता है। जी हाँ, तो जो कि लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो किस चीज की अनुमति प्रदान करता है? तो सरकार क्या कर रही है, जी हाँ, तो सरकार क्या कर रही है इसका अनुमति जो है प्रदान करती है। यानी कि सूचना का अधिकार ये है, यानी कि सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, क्या हो रहा है, ये सब जानने का अधिकार जो है सूचना के अधिकार में आ जाता है। क्या आ जाता है? सूचना के अधिकार में आ जाता है। इसके लिए हमें RTI, जी हाँ, तो RTI, जी हाँ, तो RTI पोर्टल पे जा करके राइट टू इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे ग्रेवेंस डाल सकते हैं। यानी कि वहां से हम किसी भी जानकारी को पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो किसी भी जानकारी को पूछ सकते हैं। और ये RTI एक्ट जो है 2005 में लगाया गया। कब लगाया गया? 2005 में जो है इसे लगाया गया है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है बिहार के इतिहास का, जी हाँ, तो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। जी हाँ, तो प्रथम ग्रंथ के जो रचनाकार जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुहम्मद, जी हाँ, तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। जी हाँ, तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी जो है वो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ लिखा था। इन्होंने क्या किया था? प्रथम ग्रंथ लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कृषि उपज के, जी हाँ, तो कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? इसका संस्तुति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CASP के द्वारा। जी हाँ, तो CACP, जी हाँ, तो CACP के द्वारा जो है इसका निर्धारण जो है वो किया जाता है। जी हाँ, तो इसका निर्धारण किया जाता है। और कृषि मूल्य आयोग, जी हाँ, तो कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है 1965 में हुआ। कब हुआ? कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है 1965 में हुआ। और कृषि मूल्य आयोग जो है 1985 ईस्वी से कृषि लागत मूल्य का आयोग नाम दिया गया। इसे जो है कृषि लागत मूल्य के नाम में बदल दिया गया 1985 ईस्वी में। कब बदल दिया गया? 1985 ईस्वी में इसको नाम बदल दिया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? या तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कोयला जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसे एक बार जलाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको बनने में लाखों लाख साल लगते हैं। लेकिन समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस जो है ये हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत हो जाते हैं। और ये जो है आपके गैर परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि कोकन तट, ध्यान, तो कोकन तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो कोकन तट जो है किनके बीच स्थित हो जाता है? तो आपके गोवा और दमन, जी हाँ, तो गोवा और दमन के बीच जो है कोकन तट स्थित हो जाता है। और कोकन तट जो है, यह तो कोकन तट जो है आपके पश्चिमी घाट में स्थित होता है। कहाँ जाता है? पश्चिमी घाट, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा पश्चिमी घाट में जो है ये स्थित
हो जाता है। अगर मालाबार तट की बात की जाए तो मालाबार तट जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित हो जाता है। कोरोमंडल तट, जी हाँ, तो एक है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो कोरोमंडल तट जो है सामान्यतः उड़ीसा और तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा, जी हाँ, तो उड़ीसा और तमिलनाडु के मध्य स्थित हो जाता है। कहाँ? तमिलनाडु तक फैला हुआ है, यानी कि उसके मध्य स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार वर्णित है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपके, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद, जी हाँ, तो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। किस में वर्णित है? 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में जो है संस्कृति के बारे में बताया गया। क्या किया गया है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रख सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में जो है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि शिक्षण, जी हाँ, तो अपनी रुचि को शिक्षण संस्थान में स्थापित करने का प्रशासन, जी हाँ, तो प्रशासन के द्वारा संचालन का अधिकार दिया गया। क्या कर दिया? संचालन का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 28 में जो है, जी हाँ, तो अनुच्छेद 28 के तहत जो है राज्य, जी हाँ, तो राज्य के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान का धर्म विशेष शिक्षा पर रोक लगाए। किसी भी विशेष धर्म का शिक्षा देने पर रोक लगाया गया है। क्या कर दिया गया है? रोक लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रही है? कि कहाँ जो है ये कार्य कर रही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप में। जी हाँ, तो लक्षद्वीप में जो है ये आपका कार्य किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध जो है किसके साथ होना चाहिए? तो सुशासन से, यानी कि गुड गवर्नेंस से जो है लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें, जी हाँ, तो अगर बात की जाए लोकसभा, तो लोकतांत्रिक, तो भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाता है, यानी कि भारत का लोकतंत्र जो है वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत में जो है कहाँ पर जो है झूम कृषि की जाती है? तो झूम कृषि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है आपके उत्तरी पूर्वी भारत में है जो है झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि की बात की जाए तो झूम कृषि अलग अलग शब्दावली से निकलकर अलग अलग स्थान से जाना था। तो अलग अलग शब्दावली से निकल करके अलग अलग जगहों पर जाना था। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। कैसा है? हानिकारक होता है। कैसा होता है? हानिकारक होता है। ये जो है झूम कृषि मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी होते हैं वही जो है आपके क्या करते हैं? झूम कृषि करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कौन जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं है? तो आपको कामरूप जो है वो इसके अधीन नहीं हो जाता है। कामरूप की अगर बात की जाए तो कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। क्या है? असम का पुराना नाम जो है कामरूप है। और भारत पोटास उर्वरक का मुख्य आयातक पर निर्भर है। क्या है? भारत पोटास उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। किस पर है? आयात पर जो है निर्भर हो जाता है। भारत में सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग होता है। किस उर्वरक का प्रयोग होता है? तो यूरिया का प्रयोग जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जो है 46% पाया जाता है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही क्या होता है? उपयोगी होता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रमुख आगामी खेल के आयोजन स्थल से संबंधित विमेलित को चुनिए, यानी कि जो गलत भी विलोम आपको मेल किया गया है उसको चुनना है। तो इसके अनुसार जो है आपका एशियाई खेल 2026 जो है भारत में होगा, ये आपका गलत है। बल्कि एशियाई खेल 2026 जो है ये जापान में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? जापान में जो है होने वाला, जापान के नागोई जगह पर। कौन से? नागोई जगह पे होने वाला। अगर बात की जाए एशियाई खेल 2023 हवांगो चीन में हुआ। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 सर्बिया बेलग्रेड में होने वाला है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत में होगा। जी हाँ, तो भारत में
होगा। जी हाँ, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तीसरे अंग के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार का तीसरा अंग के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो तीसरा अंग के रूप में जाना जाता है। अगर प्रथम अंग की बात की जाए, क्या प्रथम अंग की बात की जाए, तो प्रथम अंग जो है वो विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका जो है वो प्रथम अंग हो जाता है। द्वितीय अंग जो है यानी कि दूसरा अंग जो है वो क्या हो जाता है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका हो जाता है। जी हाँ, तो कार्यपालिका हो जाता है। और प्रेस को, किसको? प्रेस को जो है चतुर्थ अंग यानी कि चतुर्थ स्तंभ कहा गया। क्या कहा गया है? चतुर्थ स्तंभ। जी हाँ, तो स्तंभ जो है वो प्रेस को कहा गया। किसे कहा गया? चतुर्थ अंग को, चतुर्थ अंग जो है प्रेस को कहा गया। और क्या है कि अनुच्छेद 50 के द्वारा, जी हाँ, तो अनुच्छेद 50 के द्वारा जो है कार्यपालिका को विधायिका से अलग रखा गया है। क्या किया गया है? अलग रखा गया, यानी कि अलग रखने का निर्देश दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड। जी हाँ, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। जी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और ये लगातार 2 कार्यकाल तक, जी हाँ, तो लगातार 2 कार्यकाल तक जो है वो क्या राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। और ये जो है आपके भारत और कब रहे थे? तो 1950 से लेकर 1962 तक। जी हाँ, तो 1950 से लेकर 1962 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। जी हाँ, तो राष्ट्रपति रहे हैं। और इन्हें जो है भारत रत्न से, जी हाँ, तो भारत रत्न से जो है 1962 में सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तो 1962 में सम्मानित किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत की खोज। जी हाँ, तो भारत की खोज नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। जी हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, भारत की खोज जो है आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं तो ये 1936 में, जहाँ तो 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहाँ तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में जो है 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि नदी जो भारत, या तो जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बोला जाएगा दक्षिण की गंगा, ध्यान दीजिए, दक्षिण की गंगा, या तो दक्षिण की गंगा के नाम से अगर पूछा जाएगा तो ये जो है गोदावरी हो जाता है। क्या हो जाता है? गोदावरी जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। कावेरी नदी का विवाद जो है, या तो कावेरी नदी का विवाद जो है कर्नाटक, या तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है, कर्नाटक यानी कि कावेरी नदी जो है इसके बीच विवाद है, यानी कि इन दोनों के बीच धारा का बंटवारा है। और अगर बात की जाए नदी घाटी बोर्ड, या तो संसद द्वारा जो है नदी घाटी बोर्ड जो है, ध्यान दीजिए, नदी घाटी बोर्ड जो है कब स्थापित किया गया? तो 1956 ईस्वी में क्या किया गया? बनाया गया। और ये जो है 262 ईस्वी में किया गया। कब? 262 ईस्वी में जो है ये किया गया है। कब किया गया है? 262 ईस्वी में, सॉरी, अनुच्छेद 262 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 62 के तहत जो है इसे क्या कर दिया गया है? आपके स्थापित किया गया। क्या किया है? स्थापित किया गया है। और कावेरी नदी जो है वो श्रीरंगपट्टनम, या तो श्रीरंगपट्टनम जो है वो किसके नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। और श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की बात की जाए तो मैसूर हो जाता है। क्या होता है? मैसूर राज्य की राजधानी जो है वो हो जाता है श्रीरंगपट्टनम। और मैसूर, अगर बात की टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम का ही शासक था, यानी कि मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न जो है कहा राजनीतिक दल को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों को जो चिन्ह का वितरण होता है वो कौन वितरित करता है? इसका राइट आंसर जो है वो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो ये है
आपको क्या करता है, सभी को चिन्हों का बंटवारा करता है। अगर बात करें अनुच्छेद, या तो चुनाव आयोग का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 200, जी हाँ, तो अनुच्छेद 324 में किया गया। कितने में किया गया, 324 में किया गया। और जो चुनाव आयोग से यानी कि चुनाव से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो 324 से लेकर के, जी हाँ, तो 324 से लेकर के 329 तक, या तो 329 तक इसमें क्या किया गया, चुनाव से संबंधित चीजों को वर्णित किया गया। और भारत की प्रथम महिला चुनाव आयोग, जी हाँ, तो भारत की प्रथम महिला, जी हाँ, तो महिला चुनाव आयुक्त जो थी वो कौन थी, तो वो हो जाती हैं आपकी श्रीमती रमा देवी। कौन होते हैं, रमा देवी जो है प्रथम चुनाव आयुक्त महिला में हो जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, जी तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं आपके कौन हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, जी तो प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद जो हैं इसके लेखक हो जाते हैं, जी तो इसके लेखक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, जो तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो इसका राइट आंसर जो है अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी जो था वो क्या था, आपको पुराणों का अध्ययन करने वाला था। अलबरूनी जो है ये 1000, जी हाँ, तो 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। क्या, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद, जी हाँ, तो मोहम्मद गजनी के साथ, किसके साथ, गजनी के साथ भारत आया था। और भारत के बारे में क्या अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी है, अलबरूनी ने क्या किया है, एक पुस्तक लिखा है जिसे जो है क्या कहा जाता है आपको, किताब उल हिंद, जी हाँ, तो किताब उल हिंद, जी हाँ, तो किताब उल हिंद जो है इसने लिखा। और इसी का जो हिंदी अनुवाद जो है वो भारत की खोज है। क्या है, भारत की खोज के नाम से इसे ही जाना जाता है, हिंदी के अनुवाद। दोस्तों अगर बात किया जाए, अलबरूनी लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था कि यह है कि एक विशेषता मानी जाती, जाति व्यवस्था को जो है विशेष माना जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष जो थे, जी हाँ, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जी हाँ, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था, कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जी हाँ, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जो है यह उसके बाद का अधिवेशन जो 1906 में हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जी हाँ, तो जिसमें जो है क्या किया गया था, स्वदेशी प्रस्ताव जो है बनारस में क्या किया गया था, आपको पेश किया गया था, लेकिन पारित जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये एक उदारवादी नेता थे। कैसा थे, उदारवादी नेता थे। कैसे थे, उदारवादी नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले की जो थे वो शासन पद्धति पर विश्वास करते थे। किस पर, शासन पद्धति पर विश्वास करते थे, जी हाँ, तो शासन पद्धति पर विश्वास करते थे। और इन्होंने जो है 1905 में भारतीय सेवा समाज की, जी हाँ, तो भारतीय सेवा समाज की स्थापना की थी। क्या की थी, सेवा समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है, जी हाँ, तो सत्यमेव जयते को लिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उपनिषदों की बात की जाए तो उसमें 108 उपनिषद हो जाते हैं। कितने उपनिषद हैं आपके, 108 उपनिषद हो जाते हैं, जिसमें कुछ प्रमाणित भी है और कुछ में अप्रमाणित भी है। उपनिषद में जो है भारतीय चिंतन का चरम है। क्या है, भारतीय चिंतन का चरम जो है उपनिषदों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 22 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, यानी कि 22 मार्च 1930 से जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और जब इन्होंने शुरू किया था तो स्टार्ट में इनके साथ 78 समर्थक थे। क्या, 78 समर्थक थे। और इन्होंने पैदल ही, जहाँ तो पैदल ही इन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी थी। और 6 अप्रैल, या तो 28 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल को दांडी में, जी हाँ, तो दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि नमक बना करके, जी हाँ, तो नमक बना करके क्या क्या था, नमक कानून को भंग किया था। क्या कर दिया था, भंग
किया था। इसे जो है 2 चरणों में शुरू किया गया था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला जो है 6 अप्रैल से, या तो 6 अप्रैल से 5 मार्च 1931 तक चला था। दूसरा जो है कब? 1932, जी हाँ, तो 1932 से लेकर 1934 तक चला था। दूसरा जो है 1932 से 34 तक चला था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शैलकृत मंदिर, जी हाँ, तो शैलकृत मंदिर है, तो कौन सा मंदिर जो है शैलकृत मंदिर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है कैलाश मंदिर जो है, जो कि एलोरा में स्थित है, वो आपको शैलकृत मंदिर, यानी कि पहाड़ों को, चट्टानों को काट करके बनाया गया है। और इसको बनाने वाला जो था वो कौन था? आपको कृष्ण प्रथम था। कौन था? कृष्ण जो था वो प्रथम जो था, इसको क्या करते किया था? चट्टानों को काट करके बनवाया था। जी हाँ, तो चट्टानों को काट करके बनवाया था। अगर कैलाश मंदिर की बात की जाए तो कैलाश मंदिर जो है आपको कहाँ हो जाता है? आपको कहाँ हो जाता है? तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में हो जाता है। कहाँ जाता है? एलोरा में स्थित हो जाता है। जी हाँ, तो एलोरा में स्थित हो जाता है। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है नागपुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय, या तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय, या तो राष्ट्रीय अग्निशामक, या तो अग्निशामक विश्वविद्यालय जो है ये भी आपको नागपुर में ही स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर में ही स्थापित किया गया है। और अगर भारत भवन की बात की जाए, भारत भवन, जी तो भारत भवन की बात की जाए तो भारत भवन की स्थापना जो है कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। कहाँ? भोपाल में की गई है। अगर बात किया जाए विज्ञान, जी हाँ, तो विज्ञान भवन की स्थापना, जी हाँ, तो विज्ञान भवन की स्थापना जो है नई दिल्ली में। कहाँ? विज्ञान भवन। कौन सा भवन? विज्ञान भवन की स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर लगभग प्रति किलोमीटर होता है। यानी कि प्रति किलोमीटर जो है कितना तापमान में वृद्धि हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है 35 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है। यानी कि पृथ्वी के भीतर 32 मीटर जाने पर, कितना? 32 मीटर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। और 165 मीटर ऊपर जाने पर, कितना? 165 मीटर ऊपर ऊपर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाता है। क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। अगर पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, कितना? 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कमी आ जाती है। कितनी कमी आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाती है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? जी हाँ, तो शहरीकरण की जो दर है वो कितनी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 11.29। जी हाँ, तो 11.29% जो है वो शहरीकरण का दर हो जाता है। अगर देश में शहरीकरण का प्रतिशत पूछा जाए पूरे भारत देश में तो 31.2% जो है पूरे देश में हो जाता है। जी हाँ, तो पूरे देश में हो जाता है। गोवा भारत का सर्वाधिक, जी हाँ, तो गोवा जो है भारत का सर्वाधिक शहरी यानी कि नगरीकृत राज्य है। क्या है? नगरीकृत। लेकिन सबसे कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, क्या? हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है हो जाता है। अगर बात करें बिहार में तो बिहार में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वो क्या है? पटना है। क्या है? पटना जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है मधुबनी हो जाता है। कौन होता है? मधुबनी जो है सर्वाधिक कम, सबसे कम नगरीकृत राज्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? कितने द्वारा जो है शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 42। तो 42 स्थलों को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है वो शामिल किया गया है। तो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगर 41वें की बात की जाए, जी हाँ, तो 41वें की बात की जाए तो शांति निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति निकेतन जो है वो 41वां हो जाता है। और 42वें की बात की जाए तो 42वां जो है होशियल मंदिर है। क्या है? होशियल मंदिर जो है वो क्या है? आपका 42वां स्थान हो जाता है। अगर 40वें की बात की जाए तो 40वां जो है धौलावीरा है। क्या है? 40वां जो है धौलावीरा। जी हाँ, तो धौलावीरा
हो जाता है। क्या हो जाता है? धौलावीरा हो जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित हो जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि 42 विश्व विरासत स्थल में 34 जो है सांस्कृतिक है। कितने हैं? 34 स्थल जो है सांस्कृतिक है। कैसे हैं? सांस्कृतिक हो जाते हैं। 7 जो है प्राकृतिक है। 7 क्या है? प्राकृतिक हो जाते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक हो जाता है। और एक जो है आपका क्या हो जाता है? आपको मिश्रित श्रेणी में आता है। क्या होता है? मिश्रित श्रेणी में हो जाता है। क्या होता है? एक मिश्रित श्रेणी में हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल को दर्जा, या तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त क्या है आपको राष्ट्रीय दल हो जाता है। अगर 6 की बात की जाए तो पहला होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पहला हो जाता है। दूसरा की अगर बात की जाए, दूसरा जो है बीजेपी हो जाता है। बीजेपी, जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हो जाता है। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी। फिर है आपका बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हो जाता है। उसके बाद जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है। उसके बाद जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी हो जाता है। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, तो आम आदमी पार्टी, आप जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी जो है कब? 10 अप्रैल, जी हाँ, तो 10 अप्रैल 2023 को जो है इसे राष्ट्रीय दल का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से देशों की राजधानी को विमेलित को चुनिए, जो कि सही मिलान नहीं किया गया है। इसके अनुसार जो है आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं होता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबर्रा होता है। क्या होता है? कैनबर्रा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो उसके अनुसार जो है इंडोनेशिया की राजधानी न्यू संतारा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा, और माली की राजधानी जो है बामको हो जाता है। क्या होता है? माली की राजधानी बामको हो जाता है। जी हाँ, तो बामको हो जाता है। अगर सिडनी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है सिडनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मिया मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति की तकनीक किस देश से संबंधित है? तो मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति जो है आपके जापान से संबंधित है। जी हाँ, तो जापान से संबंधित है। साथ ही साथ जापान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न देता है इकेवाना। क्या होता है? इकेवाना जो है एक फूल सजाने की कला जो है वो भी जो आपके कहाँ से संबंधित है? जापान से ही संबंधित है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि ये जैव विविधता से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये 22 मई को, कब? 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न में जो बोला जा रहा है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ की अगर जो बात की जाए, तो तवांग मठ की बात की जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग मठ स्थित है। तवांग मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित हो जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मठ हो जाता है। जब तो तवांग मठ का निर्माण जो है 1680 से 1681 के दौरान हुआ था। क्या था? 1680-81 के दौरान जो है हुआ था। और मुराक लामा लाद्रे क्योसे ने करवाया था। क्या? मुराक लामा लाद्रे। जी हाँ, तो नाम ही कुछ अलग है। मुराक, ध्यान दीजिए, मुराक लामा लाद्रे। जी हाँ, तो लोद्रो लोद्रो ग्योत्सो ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने, जी हाँ, तो राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो किस जनजाति को जो है इसने हराया था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका चेरे। जी हाँ, तो चेरे जनजाति को जो है इसने क्या किया था? हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, संप्रदाय, जी हाँ, तो संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान जो है आपको किससे
संबंधित है, तो ये जो है आपके नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नदी से संबंधित हो जाता है। जी हाँ, तो नदी से संबंधित हो जाता है। इसका निर्माण जो है, इसका संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होता है। क्या होता है? टीले के रूप में जो है इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील वैद्युत आवेश जो है क्या पैदा करेगा? तो गतिशील वैद्युत आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पैदा करता है। जी हाँ, तो आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन आवेश में हो तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद अगर बात की जाए कि चुंबक लोहे के, यह तो प्राकृतिक चुंबक जो है लोहे के ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? लोहे के ऑक्साइड से जो है प्राकृतिक चुंबक का निर्माण होता है। और समान अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और दोनों ध्रुवों के बीच जो है आकर्षण होता है। यानी कि समान, अगर एन और एन रहेगा या तो एन और एन रहेगा तो विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण होगा। एस और एस रहेगा तब भी विकर्षण होगा। एन और एस रहेगा, या तो एन और एस रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण आपको हो जाता है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि जीवाणुओं के रोग में सुमेलित सही करे। तो सही करने की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? इसका बी राइट आंसर है, यानी कि ट्रिपोनीमा प्लेडियम। जो तो ट्रिपोनेमा प्लेडियम जो है किसके कारण होता है? सिल्फिस के कारण होता है। और यार्सिनिया पोटास जो है पेस्टिज जो है वो किसके कारण होता है? तो ये जो है प्लेग के कारण होता है, यानी कि प्लेग का नाम है। और प्लेग होता है इससे। और वेसिनस वेसिलस एंथ्रोसिस ये किसके कारण होता है? क्यों होता है? यानी कि इससे क्या बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा। और विब्रियो कॉलरी जो है वो कॉलरा होता है। इससे क्या होता है? कॉलरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा। जी हाँ, तो परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपतन किरण पर निर्भर नहीं करती है। तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? जी हाँ, तो पादपों में मूल रोमों द्वारा जो क्रिया जल का शोषण होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है बाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये जो है आपके आप बाष्पोत्सर्जन नहीं, यहाँ पे गलत है। परासरण पर, किस पर? परासरण पर आपको क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जी हाँ, तो परासरण पर हो जाएगा। जो है कहा जा रहा है कि लवक केवल पादप, जी हाँ, तो लवण केवल पादप कोशिकाएं पाई जाती है। लवण में जो है केवल पादप कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। लवण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। दूसरा जो होता है आपके होता है क्या? अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक। तीसरा जो हो जाता है क्या हो जाता है? आपको वर्णी लवक। तीन प्रकार के लवक हो जाते हैं। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? वनों की विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है भूवैज्ञानिक संतुलन के कारण। जी हाँ, तो भूवैज्ञानिक संतुलन के कारण जो है वनों का विशाल क्षेत्र रखना आवश्यक हो जाता है। कहा जा रहा है कि अगर पूरे अर्थ का, जी हाँ, तो पूरे अर्थ का 33% वन रहना क्या है? अनिवार्य है। जी हाँ, तो पूरे अर्थ का 33% जो है वन रहना अनिवार्य है। अगर वन नहीं रहेगा तो भूवैज्ञानिकी संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा? आपका बिगड़ जाएगा। वनों को जो है, जी हाँ, तो वनों को जो है धरती का पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का पुत्र के नाम से वनों को जाना जाता है। और वन जो ही है, वन ही जो है जो हमें क्या करता है? आपको जो है
ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हम सांस लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2। जी हाँ, तो H2 का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो H2 का प्रयोग यानी कि वसा को संचरण करने के लिए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो u म्यू इज इक्वल टू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम का प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जी हाँ, तो बी हो जाता है, यानी कि अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है। जी हाँ, तो अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है प्रकाश का वेग। जी हाँ, तो प्रकाश का वेग। जी हाँ, तो प्रकाश का वेग और प्रकाश के माध्यम का वेग। जी हाँ, तो प्रकाश के माध्यम का वेग हो जाता है, यानी कि प्रकाश का वेग की बात की जाए तो प्रकाश के वेग जो है 3 इंटू 10⁸ होता है, और भी वेग हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका बी आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है तो आपका क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाता है। अगर बात किया जाए कि फेरस ऑक्साइड का उपयोग जो है हरा कांच बनाने में होता है, किसमें? फेरस। जी हाँ, तो फेरस ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो हरा कांच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो हरा कांच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक हो, जहाँ तो अत्यंत दिशीक हो, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो है लेजर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है, जी हाँ, तो लेजर का जो फुल फॉर्म जो होता है LASER का फुल फॉर्म जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। या तो फुल फॉर्म हो जाता है। लेजर का प्रयोग जो है मानिक के क्रिस्टल के उपयोग में होता है। किसमें होता है? मानिक, यानी कि मूल रूप से इसका प्रयोग कटिंग के लिए, लेजर का प्रयोग कटिंग के लिए होता है। लेजर की खोज जो है थियोडर मेमन ने किया था। किसने किया था? थियोडर। जी हाँ, तो थियोडर, जो तो थियोडर मेमन ने लेजर का खोज किया था, यानी कि लेजर का आविष्कार किया था। लेजर में दृश्य प्रकाश का प्रयोग होता है। क्या होता है? दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? जी हाँ, तो द्वितीयक प्रदूषक की बात की जाए तो द्वितीयक प्रदूषक जो है आपका स्मॉग हो जाएगा। जी हाँ, तो स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। अगर प्राथमिक प्रदूषण की बात की जाए तो प्राथमिक प्रदूषक जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सल्फर। क्या होता है? सल्फर हो जाता है। नाइट्रोजन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होता है? प्राथमिक में आ जाते हैं। द्वितीयक में कौन कौन से आ जाते हैं? तो कोहरा हो जाता है। या तो कोहरा हो जाता है, ओजोन हो जाता है। क्या होता है? ओजोन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। ये सब जो है द्वितीयक में आ जाता है। जहाँ तो द्वितीयक में आ जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करने का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ए का, यानी कि धान्य और अनाज जो है वो क्या हो जाएगा? आपका चावल हो जाएगा। दूध और मांस जो है वो क्या हो जाएगा? दूध और मांस की अगर बात की जाए तो ये मछली हो जाएगा। और वसा और शर्करा की बात की जाए तो आपका घी हो जाएगा। दालें और फलियां जो है मसूर की दाल यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, या तो निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है? जी तो परिसंचरण तंत्र किसमें खुला पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में। जी तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है क्या हो जाता है? आपको खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। अगर कॉकरोच की बात की जाए तो कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा संघ का, कौन सा संघ का? ऑर्थो। जी तो ऑर्थो, ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो
पोडा संघ का ये जीव हो जाता है। कॉकरोच में 6 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? यानी कि 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। जी हाँ, तो 4 पंख होते हैं। जोड़ी की बात करें तो 2 जोड़ी पंख होते हैं इसके। अगर बात किया जाए कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष हो जाते हैं। और ये सिल्वर फिश होता है, इसे दीमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीमक कहा जाता है। दीमक जो है एक सामाजिक कीट है। कैसा है? सामाजिक कीट हो जाता है, क्योंकि ये समूह में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? समूह में देखने को मिलता है, जो कि लकड़ियों को क्या करता है? आसानी से खा जाता है। क्या करता है? आसानी से खा जाता है। अगर केचुए की बात करें तो केचुए के 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने होते हैं? हृदय जो है 4 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी हृदय जो है देखने को मिलता है। जी हाँ, तो देखने को मिलता है। अगर कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है पेरी, या तो ध्यान दीजिएगा, पेरी प्लेनेटा। जी हाँ, तो पेरी प्लेनेटा जो है इसका क्या होता है? आपका वैज्ञानिक नाम अमेरिकाना, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना जो है इसका कॉकरोच का क्या हो जाता है? वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। जी हाँ, तो क्रॉस लिंक जो है पॉलीमर का उदाहरण है। तो किस प्रकार के पॉलीमर का उदाहरण है? तो ये जो है बैकेलाइट। जी हाँ, तो बैकेलाइट पॉलीमर का उदाहरण हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नाइलॉन, जी हाँ, तो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन। तो नाइलॉन की अगर बात किया जाए तो नाइलॉन जो है पॉलीथीन, किसका? पॉलीथीन थर्मोप्लास्ट पॉलीमर का उदाहरण है। अगर पॉलीविलाइन, जी हाँ, तो पॉलीविलाइन की बात की जाए तो यह आपका बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। विनाइल के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किसी विलिगति, जी हाँ, तो किसी विलगती परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके दूरी को जो है क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक जो है आपके केपलर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? केपलर जो है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हो जाते हैं। इन्होंने जो है ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, तो प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और ग्रह चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो कुष्ठ रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर जो है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा जो है वो क्या करता है? उत्पन्न होता है। ये जो है तंत्रिका तंत्र को, किसको? तंत्रिका तंत्र को। जी हाँ, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और किस चीज को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। क्या करता है? त्वचा को भी ये प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो है होता है। जी हाँ, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला रोग है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेग की बात की जाए तो प्लेग की बात की जाए तो प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिंग के कारण होता है। क्या होता है? पास्चुरेला पेस्टिंग। जहाँ तो पास्चुरेला पेस्टिंग के कारण होता है। हैजा जो है विब्रियो कॉलरी जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है? हैजा जो है विब्रियो कॉलरी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। जी हाँ, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जो है तो N2O जो है क्या है? इसके लिए उत्तरदायी गैस होता है। क्या होता है? उत्तरदायी गैस होता है। अम्ल वर्षा में जो है SO2 और SO3 साथ ही साथ NO का वर्षा होता है। जी हाँ, तो NO का वर्षा होता है, जिससे क्या होता है? हमारी त्वचा जल जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन द्वारा जो है क्या नियंत्रित हो जाता है? तो ये जो है आनुवांशिकता न कि प्रोटीन, या तो आनुवांशिकता जो है वो नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित होता है। ये गलत है, बल्कि आनुवांशिकता जो है वो नियंत्रित होता है। जी हाँ, तो आनुवांशिकता नियंत्रित होता है। और डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने? डीएनए में जो है, या तो डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कितने?
4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। डीएनए की द्विकुंडली की संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने, किसने, वाटसन, जी हाँ, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, क्रिक ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो कौन सी गैस जो है वायुमंडलीय प्रदूषक हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। क्या माना जाता है, वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता की बात की जाए तो 78% पाई जाती है। कितनी, 78%। और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात की जाए तो 0.03% जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो अन्य गैस देखने को मिलता है। ठोस CO2 को, जी हाँ, तो ठोस CO2 को जो है वो क्या कहा जाता है आपको, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। और ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्यतः, जी हाँ, तो ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्यतः यही कार्बन डाइऑक्साइड गर्म रखता है उसको। अगला प्रश्न जो है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। तो हड्डियों में जो जमा मुख्य खनिज तत्व जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, ध्यान से देखिए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका कैल्शियम हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम हो जाता है। या तो कैल्शियम के कारण जो है हड्डियां क्या हो जाती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत। और जो है दांतों में, किसमें, दांतों में भी जो है कैल्शियम पाया जाता है। दांतों में एक सबसे हार्डेस्ट पदार्थ पाया जाता है शरीर का, जो कि क्या है आपका, एनामिल है। क्या है, एनामिल, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, एनामिल जो है शरीर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, जो कि कहाँ, दांत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होगा। तो किस नियम के अनुसार होगा, तो ये जो है जूल के नियम के अनुसार जो है इसके प्रवाहित होने वाली धारा धारा प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती हो जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है H=I, जी हाँ, तो I² RT हो जाता है। जी हाँ, तो H=I² RT इसका हो जाता है। अगर बात करें एक जूल में लगभग, जी हाँ, तो एक जूल में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, एक जूल में जो है लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। क्या होता है, एक इसके बराबर होता है। जी हाँ, तो इसके बराबर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एगार, जी हाँ, तो एगार प्राप्त किया जाता है। तो एगार जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगार जो है आपको शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एगार जो है शैवालों से प्राप्त होता है। अगर बात किया जाए, ये जो है आपको शैवालों, किससे, लाल शैवाल से अधिकतम प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाल शैवाल से अधिकतम प्राप्त होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो एक ग्राफ का प्रश्न कहा जा रहा है, 4 सेकंड में चली दूरी होगी, तो 4 सेकंड में चली दूरी जो है वो कितना हो जाएगा। तो 4 सेकंड में दूरी कितना चल रहा है इसके अनुसार, तो इसके अनुसार जो है 4 सेकंड में चली दूरी जो है क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है वो 8 मीटर हो जाएगा। देखिए 4 सेकंड में चली दूरी कहाँ तक जा रहा है, तो 8 मीटर तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है उत्तल लेंस, जी हाँ, तो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब, जी हाँ, तो बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, कितनी है, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपके वस्तु दूरी दिया हुआ है। वस्तु दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो वस्तु दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लेंस की क्षमता क्या है आपको, +2 डायोप्टर है। कितना है, +2 डायोप्टर है। तो होता है P=1F। क्या होता है, 1F होता है पावर ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, पावर ज्ञात करने के लिए होता है। लेकिन पावर ज्ञात करने से पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/v। क्या होता है, 1/v, जो कि लेंस सूत्र के नाम से आता है, 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/u = या तो = 1/f होता है। क्या होता है, 1/f हो जाता है। ये लेंस सूत्र है। क्या है, लेंस सूत्र
हो जाता है। सबसे पहले हमको एफ निकालना पड़ेगा, पावर दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो क्या हो जाएगा, अगर एफ को यहाँ लेकर आएंगे तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/p, यानी कि हो जाएगा कितना आपको 1/p, यानी कि p दिया हुआ है 2, यानी कि 1/2। चूंकि ये मीटर में, किसमें है, मीटर में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। सेंटीमीटर में दिया हुआ दूरी, इसलिए सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, कट कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अनुसार अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस, या तो 1/v माइनस 1/20, चूंकि ये माइनस में है, उत्तल लेंस में माइनस में होगा तो माइनस, या तो माइनस क्या हो जाएगा 1/50। जब इसको यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/20 हो जाएगा। जी हाँ, तो 1/20 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस तो यहाँ आएगा तो माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे, जी हाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/100 आएगा। क्या आएगा, 50 और 20 का एलसीएम 100 होगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा आपको 2, घटेगा तो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। और जब सिर्फ भी निकालेंगे तो 100/3 हो जाएगा। कितना, 100/3, ये माइनस में, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, -33.3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -33.3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर जो है रेसिपिएशन। जो तो रेसिपिएशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य हो जाता है। जो तो मुख्य कार्य हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने, किसने किया था, अल्टमैन, किसने, अल्टमैन ने जो है कब किया था, 1886 में किया था। कब किया गया था, 1886 में जो है अल्टमैन के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन स्थल है, क्या है, श्वसन स्थल है, कोशिका का श्वसन स्थल हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, शक्ति गृह जिसको कहते हैं, तो शक्ति गृह कहा जाता है, यानी कि शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिया। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सेट नंबर 14 के साथ। क्या, सेट नंबर 14।